नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 23 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार और आज की हिंदी तिथि है माघ माह के शुक्ल पक्ष पंचमी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। साल 1897 में आज ही के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। नेताजी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसी और क्रांतिकारी नेताओं में से एक थे। उन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसा ऐतिहासिक नारा दिया और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। उनका लक्ष्य था ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से भारत से खत्म करना। नेताजी के अदम्य साहस और बलिदान को सम्मान देने के लिए भारत सरकार ने साल 2021 से 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। वहीं साल 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। उन्होंने देश को मजबूत नेतृत्व दिया और भारत के राजनीतिक इतिहास में नया अध्याय लिखा। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। आज 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 10:45 पे वे कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करते हुए 4 नई ट्रेन सेवाएं शुरू होंगी, जिनमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 1 पैसेंजर ट्रेन शामिल है। इससे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच यात्रा ज़्यादा फास्ट, सेफ और एफोर्डेबल होगी। शहरी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को इंटरेस्ट फ्री डिजिटल लोन मिलेगा। लगभग 1 लाख लाभार्थियों को सीधी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में CSIR NIIST इनोवेशन हब का शिलान्यास होगा, जहां बायोटेक्नोलॉजी, आयुर्वेदा, ग्रीन हाइड्रोजन और स्टार्टअप डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए श्री चित्रा संस्थान में अत्याधुनिक रेडियो सर्जरी सेंटर बनाया जाएगा, जिससे ब्रेन से जुड़ी जटिल बीमारियों का हाई प्रिसीजन ट्रीटमेंट संभव होगा। इसके अलावा नया पूजा हेड पोस्ट ऑफिस शुरू किया जाएगा, जो आधुनिक पोस्टल, बैंकिंग, इंश्योरेंस और डिजिटल सर्विसेज प्रदान करेगा। वहीं कल 24 जनवरी को लखनऊ में उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। यह मुख्य कार्यक्रम राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित होगा। इस अवसर पर वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजिन ODOC स्कीम लॉन्च की जाएगी, जिसके तहत हर जिले के पारंपरिक भोजन को पहचान दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत क्वालिटी इंप्रूवमेंट, फूड ब्रांडिंग और मार्केट एक्सेस पर विशेष फोकस रहेगा, ताकि उत्तर प्रदेश का स्थानीय खान पान नेशनल और ग्लोबल लेवल पर अपनी खास पहचान बना सके। गृह मंत्री अमित शाह सरदार पटेल इंडस्ट्रियल जोन प्रोग्राम का उद्घाटन भी करेंगे, जिससे राज्य में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, नए उद्योग और बड़े स्तर पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा मिलेगा। समारोह के दौरान CM युवा स्कीम में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित किया जाएगा, जो यूथ इंटरप्रीनियरशिप और स्टार्टअप कल्चर को मजबूत करती है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाली हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26 प्रदान किया जाएगा, जिससे प्रदेश की उपलब्धियों और प्रतिभाओं को नई पहचान मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं अब अगले खबर की। तो जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के भद्रभाव क्षेत्र में खन्नी टॉप के पास भारतीय सेना का एक वाहन सड़क से फिसल गया। इस दर्दनाक हादसे में 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 10 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सेना का यह वाहन ऑपरेशनल ड्यूटी पर तैनात जवानों को लेकर जा रहा था। खराब मौसम, तेज बारिश और ट्रीचरस हिली टेरेन के कारण वाहन संतुलन खो बैठा। हादसे की जानकारी मिलते ही सेना और स्थानीय प्रशासन की रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची और बेहद कठिन हालात में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। घायलों को पहले घटनास्थल पर फर्स्ट एड दी गई। इसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट कर उधमपुर के मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पूरा देश उनकी सर्विस और सेक्रीफाइस को सलाम करता है। साथ ही घायलों को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को 7.5 टन लाइफ सेविंग कैंसर मेडिसिन भेजी हैं। यह सहायता वहां कैंसर से पीड़ित मरीजों की अर्जेंट मेडिकल नीड्स को पूरा करने के लिए दी गई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये दवाएं इलाज में इस्तेमाल होने वाली क्रिटिकल मेडिसिन हैं, जिनसे गंभीर मरीजों की जान बचाई जा सकती है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि वह अफगानिस्तान के मित्रवत लोगों की मदद के लिए लगातार कमिटेड है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारत की यह ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस वहां की हेल्थ सर्विसेज को मजबूत करेगी और मरीजों को समय पर प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सकेगा। यह कदम दिखाता है कि भारत संकट के समय ह्यूमन वैल्यूज के साथ खड़ा रहता है
और जरूरतमंद देशों को लगातार मेडिकल सपोर्ट प्रदान करता है। बात करते हैं अब अगले खबर की, तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि मजबूत इंडिया यूएई रिलेशंस दुनिया की अर्थव्यवस्था को सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। नई दिल्ली में यूरोपीय संघ देशों के राजदूतों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि आज की दुनिया में वोलेटिलिटी और इनस्टेबिलिटी अब नई ग्लोबल रियलिटी बन चुकी है। ऐसे समय में भारत और यूरोपीय संघ के बीच मजबूत कोऑपरेशन बेहद जरूरी है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि यह साझेदारी रेसिलिएंट सप्लाई चेन्स, बेहतर ट्रेड कोऑपरेशन, सुरक्षित मोबिलिटी सिस्टम्स और मजबूत सिक्योरिटी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ईयू सहयोग, HADR ऑपरेशंस, एंटी पायरेसी मिशंस और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे महत्वपूर्ण ग्लोबल पब्लिक गुड्स उपलब्ध कराकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भरोसा मजबूत करेगा। विदेश मंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लेयन की भारत यात्रा को लेकर खुशी भी जताई। बढ़ते हैं अब अगले खबर की तरफ, तो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4 के तहत जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के लिए 10,000 किलोमीटर से अधिक सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन सड़क के निर्माण से करीब 3270 दूर दराज की बस्तियों को पहली बार पक्की रोड कनेक्टिविटी मिलेगी। इस योजना का लक्ष्य देश भर में 62,500 किलोमीटर ऑल वेदर रोड्स बनाना है, जिससे हर मौसम में आवाजाही संभव हो सके। पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली ये सड़कें केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार तक पहुंच का मजबूत जरिया बनेंगी। यह परियोजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देगी और इंक्लूसिव ग्रोथ को नई मजबूती प्रदान करेगी। दोस्तों, बात करते हैं अब अगले खबर की, तो भारत के राष्ट्रीय बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क ने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। देश में अब 5 लाख सर्किट किलोमीटर से अधिक ट्रांसमिशन लाइंस और 1407 GVA ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी पूरी हो चुकी है। बिजली मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2014 के बाद से नेटवर्क में 71.6% ग्रोथ दर्ज की गई है, जिसमें 2.09 लाख CKM नई लाइनें और 876 GVA एडिशनल कैपेसिटी जोड़ी गई है। वर्तमान में देश की इनर रीजनल पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़कर 1,20,340 मेगावाट हो गई है। इससे राज्यों के बीच बिजली का सीमलेस ट्रांसफर संभव हुआ है और वन नेशन, वन ग्रिड, वन फ्रीक्वेंसी का लक्ष्य पूरी तरह साकार हुआ है। यह उपलब्धि देश को रिलायबल, एफोर्डेबल और सिक्योर पावर सप्लाई देने के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन को भी मजबूत बना रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले खबर की तरफ, तो अमेरिका आधिकारिक रूप से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से बाहर होने जा रहा है। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका पर संगठन के करीब $260 मिलियन ड्यूज बकाया है। अमेरिकी कानून के अनुसार किसी भी सदस्य देश को WHO छोड़ने से पहले 1 ईयर नोटिस देना और सभी बकाया फीस चुकाना जरूरी होता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 में पद संभालते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमेरिका के बाहर होने की घोषणा की थी। अमेरिकी विदेश विभाग का कहना है कि कोरोना संकट के दौरान WHO की इंफॉर्मेशन शेयरिंग और डिजीज मैनेजमेंट फेलियर्स के कारण अमेरिका को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इसके बाद अमेरिका ने WHO को मिलने वाली भविष्य की फंडिंग, सपोर्ट और रिसोर्सेज रोक दी। WHO प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस ने इस फैसले पर चिंता जताते हुए कहा कि अमेरिका का बाहर जाना अमेरिका और पूरी दुनिया दोनों के लिए मेजर लॉस है। WHO के अनुसार अमेरिका ने अब तक 2024 और 2025 की मेंबरशिप फीस जमा नहीं की है। अमेरिका के बाहर होने से WHO को गंभीर बजट क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। संगठन को अपने मैनेजमेंट सिस्टम में कटौती करनी पड़ी है और लगभग 25% स्टाफ कम किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, महामारी निगरानी और ग्लोबल हेल्थ रिस्पॉन्स सिस्टम कमजोर पड़ सकता है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस की औपचारिक शुरुआत की है। यह बोर्ड पहले गाजा युद्ध को खत्म करने के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन अब इसे ग्लोबल पीस प्लेटफॉर्म के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि यह बोर्ड यूनाइटेड नेशंस के साथ मिलकर काम करेगा, न कि उसका विकल्प बनेगा। इस बोर्ड की अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे और कई विश्व नेताओं को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। अस्थायी सदस्यों से $1 बिलियन फंडिंग देने की बात कही गई है, जिस पर कुछ अमेरिकी सहयोगी देशों ने दूरी बनाई है। करीब 35 देश, जिनमें सऊदी अरब, UAE, मिस्र और तुर्की शामिल हैं, बोर्ड से जुड़ चुके हैं। हालांकि रूस, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे बड़े देश अभी स्पष्ट नहीं है। बोर्ड का उद्देश्य दुनिया में शांति स्थापित करना, संघर्ष रोकना और गाजा जैसे संकटों में पीस मेडिटेशन को मजबूत करना है। बात करते हैं अब अगले खबर की, तो महाराष्ट्र सरकार मुंबई के पास राज्य की पहली इनोवेशन सिटी बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान बताया कि यह परियोजना AI और इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। इस प्रस्ताव को 400 से अधिक ग्लोबल इन्वेस्टर्स के सामने प्रस्तुत किया गया है। परियोजना का स्थान तय हो चुका है और अगले 6 से 8 महीनों में काम शुरू होने की उम्मीद है।
है। इस इनोवेशन सिटी को प्लग एंड प्ले इनोवेशन हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां दुनिया भर की कंपनियां रिसर्च, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी से जुड़ सकेंगी। टाटा सन्स ने इस परियोजना में लगभग 11 बिलियन US$ इन्वेस्टमेंट का वादा किया है, जिसमें अत्याधुनिक डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस घोषणा के बाद कई इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स ने निवेश में रुचि दिखाई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMR के जरिए छोटे स्तर पर न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए भारतीय और रूसी कंपनियों के साथ समझौते किए हैं। दावोस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, जहां पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए चिप्स, डाटा सेंटर्स, एनर्जी और AI एप्लीकेशंस को एक साथ मजबूत किया जा रहा है। दोस्तों, बढ़ते हैं अब अगले खबर की तरफ। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा कि भारत की तेज आर्थिक ग्रोथ और बढ़ता ग्लोबल कॉन्फिडेंस राज्यों के लिए बड़े अवसर पैदा कर रहा है। उन्होंने मध्य प्रदेश को एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के रूप में पेश किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए मजबूत निवेश संभावनाएं बन रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अगले 1.5 साल में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है और इसी तेजी का सीधा लाभ मध्य प्रदेश को मिलेगा। बीते 2 वर्षों में राज्य ने एनर्जी, हेल्थ, IT और टूरिज्म सेक्टर्स में उल्लेखनीय प्रगति की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ओंकारेश्वर बांध पर सोलर पावर जनरेशन शुरू हो चुकी है। लगभग 32 लाख किसानों को सोलर पंप्स दिए गए हैं और राज्य में देश की सबसे सस्ती रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है। EV सेक्टर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्रीय भौगोलिक स्थिति, पर्याप्त जमीन और बिजली की उपलब्धता के कारण निवेशकों की भारी रुचि सामने आ रही है। कई कंपनियों के साथ मौज भी साइन किए गए हैं। दावोस में मध्य प्रदेश ने इन्वेस्ट इन इंडिया मध्य प्रदेश राउंड टेबल के जरिए ऑटोमोबाइल, फार्मा, टेक्सटाइल, IT, एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में निवेश के अवसर भी प्रस्तुत किए। दोस्तों, बात करते हैं अब अगले खबर की। तो दिल्ली NCR के लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है। प्रदूषण के स्तर में सुधार देखते हुए प्रशासन ने ग्रेप 3 की पाबंदियों को हटा दिया है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब दिल्ली में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों के चलने पर लगा बैन खत्म हो गया है, यानी अब आप अपनी पुरानी गाड़ियां सड़क पर निकाल सकते हैं। साथ ही निर्माण कार्यों यानी कंस्ट्रक्शन पर लगी रोक भी हट गई है, जिससे अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू हो सकेंगे। हालांकि धूल रोकने के नियमों का पालन करना अभी भी जरूरी है। ध्यान रहे कि ग्रेप 1 और ग्रेप 2 की पाबंदियां अभी भी लागू रहेंगी, ताकि प्रदूषण फिर से न बढ़े। यह फैसला हवा की गुणवत्ता यानी AQI में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए लिया गया है। अब दिल्ली NCR की सड़कों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर रौनक वापस लौटेगी। बात करते हैं अब अगले खबर की। तो आंध्र प्रदेश सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। राज्य के सूचना और तकनीकी मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया के अंडर 16 सोशल मीडिया बैन मॉडल पर अध्ययन कर रहे हैं, जहां 16 से छोटे बच्चों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर उपयोग पर रोक लगा दी गई है। लोकेश का मानना है कि कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया पर मौजूद सामग्री को पूरी तरह समझ नहीं पाते और इससे मेंटल हेल्थ और सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बन सकता है जो बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर उम्र आधारित बैन लागू करेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।